नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक हमने जितना पढ़ा है उसका हम एक बार सार करने वाले, मतलब क्विक रिवीजन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं एक बार उसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा कि आपका जो राष्ट्रपति है वो आपका विधायिका का हिस्सा है या फिर कार्यपालिका का। तो ये हम देखेंगे कि जो आपका राष्ट्रपति है वो विधायिका का भी हिस्सा है और कार्यपालिका का भी हिस्सा है, दोनों में राष्ट्रपति सम्मिलित होता है। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य अंतर। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य प्रमुख अंतर को समझना आवश्यक है। निम्नलिखित तालिका संक्षेप में इसका सारांश प्रस्तुत करती है। सबसे पहले मैं आपको विधायिका बता देता हूं कि विधायिका का प्रमुख काम क्या है। कि विधायिका का प्रमुख काम है आपका कि सरकार का नियंत्रण रखना, ठीक है, सरकार के कामों को निर्देशित करना कि सरकार को किस प्रकार से काम करना है, और आपके कानूनों का निर्माण। और विधायिका के अंदर कौन कौन आता है? भी विधायिका के अंदर आता है आपका कि एक तो आपकी लोकसभा, प्लस में राज्यसभा और प्लस में आपका राष्ट्रपति। ये आपकी विधायिका होती है। क्या होती है? विधायिका होती है। कार्यपालिका में आपको बताया था कि राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मैं एक बार उप लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर, ये आते हैं आपके कार्यपालिका में। आपको चीजें क्लियर हुई यहाँ से दोनों में? अब हम देखेंगे अंतर क्या है और उस अंतर को बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी अंतर देखते हैं हम भी। पहले हम बात करते हैं संरचना भी, इसकी संरचना। भारत की संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। विधायिका किससे मिलकर बनता है? आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? आपकी विधायिका बनती है। विधायिका जो भाग होता है उसमें तीनों सम्मिलित होते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी। कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से गठित होती है। मंत्रिपरिषद में आपका प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री सारे आ जाएंगे। तो आपको चीजें क्लियर हुई यहाँ से। राष्ट्रपति देखिए आपका कि यहाँ पर भी राष्ट्रपति है। तीन पार्टों से हमारा क्वेश्चन चल रहा था। यहाँ पर भी राष्ट्रपति है और यहाँ पर भी राष्ट्रपति, दोनों में सम्मिलित होता है आपका राष्ट्रपति, विधायिका में भी और आपका कार्यपालिका में भी। चीजें क्लियर आपकी? ठीक है, आगे चलिए। मुख्य भूमिका कानून बनाना और कार्यपालिका के कार्यों की देखरेख करना। कि विधायिका का काम मैंने आपको बता दिया कि आप पिछला चाहे सारा भूल जाओ, लेकिन इन चीजों को जरूर याद रखना कि विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, आपका संविधान का संशोधन करना, और जो आपकी कार्यपालिका है इसके कार्यों की देखरेख करना है कि किस प्रकार की देखरेख कर रही है। क्योंकि कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका ये जो काम करेंगे इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। राज्यसभा, लोकसभा को इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। आपको आ रही बात समझ में? विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना ये कार्यपालिका का काम है। ये चीज आपको क्लियर समझ में? कार्य भी मुख्य काम ये, लेकिन जो और काम है वो भी संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है भी। तो ये आपकी जो विधायिका है ना, विधायिका मतलब कि आपका इसमें तो देखिए, इसमें तो आपके गिने चुने आदमी हैं। मतलब इसमें तो आपका मंत्री हो गया आपका, और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ठीक है। अब हमने विधेयक पढ़ा था। विधेयक कौन आपका प्रस्तुत कर सकता है? आपका तो मंत्री पर आपका विधेयक ला सकता है, क्योंकि मंत्री भी तो इसका एक तौर पर सदस्य है। क्योंकि ये जो कार्यपालिका में जो सदस्य बनाए गए हैं, जो कार्यपालिका के सदस्य प्रधानमंत्री है आपका और बाकी मंत्री है, ये है कौन? ये वास्तव में तो क्या है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य तो ही हैं। तो यहाँ पे देखिए कि संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब राज्यसभा का या लोकसभा का कोई भी सदस्य आपका कोई भी कानून बनाकर, आपको बताया था कि अगर प्राइवेट बिल है, सरकार की तरफ से नहीं है, तो उसको 30 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मैं ये कानून देश में बनवाना चाहता हूं,
और इस पे चर्चा करनी चाहिए, वो परमिशन लेगा। तो जो आपका लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष है वो कहेगा ठीक है इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि सभी ने वोट दे दिया, अगर वो पास हो गया तो कानून बन जाएगा। तो यहाँ पे बता रखा है संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है विधायिका भी, ठीक है। अधिकांश विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या आपके कार्यपालिका में मंत्री होते हैं ना, तो वही ज्यादातर विधेयक पेश करते हैं आपके इसमें संसद में भी। आपको आगे बात समझ में कि ये ज्यादा क्यों पास करते हैं, है तो ये भी क्या विधायिका के सदस्य, लेकिन जैसे ही ये आपके क्या बन गए, मंत्री बन गए, तो ये कार्यपालिका के सदस्य आ गए, तो हम इसको कार्यपालिका के सदस्य के रूप में देखते हैं मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को। आपको आगे बात समझ में। कार्यपालिका की गतिविधियों पर प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण मांगते हैं अभी। तो ये क्या बाकी बचे हुए, क्योंकि ये आपके ना, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो एक बार, ये आपके राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, हो गए आपके। मैं लिख देता हूं लोकसभा और राज्यसभा। अब इनमें से सरकार ने बहुमत जिसका था, तो उसने क्या लोकसभा में जिसका बहुमत था लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव में, वो प्रधानमंत्री, और इनमें से 15% को क्या बना दिया, मंत्री बना दिया भी। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्यपालिका। क्या बन गया, कार्यपालिका। यही बात इसने कही है कि कार्यपालिका की गतिविधियों पर प्रश्न पूछ स्पष्टीकरण मांग दी। बाकी बचे हुए मेंबर है ना, तो वो क्या है, इनसे प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण मांगते हैं। ये आपको समझ गए, ये कार्यपालिका है आपकी और ये आपकी विधायिका है। आपको चीजें क्लियर है। जैसे आपकी क्लास में से आपकी जो क्लास है 8वीं 9वीं क्लास है, उसमें से कुछ बच्चों को निकाल के हम क्या है अलग से मॉनिटर बना दिया आपकी कक्षा के, तो वो मान लीजिए वो कार्यपालिका हो गई। अब जो बाकी बचे हुए क्या हमें उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से काम करना है, तुमने इसको क्यों पिटवाया, तुमने टेस्ट का क्यों याद दिलवाया, तुमने ये काम क्यों किया, ये पढ़ाया नहीं था, तुमने टेस्ट में क्वेश्चन कैसे बोल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन ये बाकी बचे हुए जैसे आप पूछते ना, आप विधायिका हो गए और ये कार्यपालिका। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में आया होगा। विधायिका को अपने निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करती है भी। तो ये क्या करता है, ये स्पष्टीकरण मांगते हैं ना, तो ये स्पष्टीकरण देते हैं आपके विधायिका को अपने निर्णय और कार्यों के बारे में जानकारी। सारे मंत्री है ना, मंत्री यहाँ पे प्रधानमंत्री, वो संसद में आपके अपने कार्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण देते हैं। राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में सहायता और सलाह देती है। आपकी मंत्रिपरिषद अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो राष्ट्रपति को ये सलाह देती है। जिसमें संसद के सत्र बुलाना भी सम्मिलित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है और कौन उसका खत्म करता, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता। सभी सरकारी व्यय को अनुमोदित करती है, मतलब सारे खर्चों का हिसाब किताब आपका विधायिका रखती है। संसद द्वारा अनुमोदित बजट तैयार करती है और उसे लागू करती है भी, ठीक है। तो वो आपका क्या है, उसको जो आप बजट तैयार किया उसको एक कार्यपालिका लागू करती है, मतलब ये उस चीज को खर्च करती है, ठीक है। हिसाब किताब सारा ये बताती है कि यहाँ पे इतना खर्च होगा, इस विभाग में इतना खर्च होगा, और जो आपको लिस्ट तैयार कर दी बजट की, अब उसको लागू कौन करेगी, उस रुपए को खर्च कैसे कौन करेगा, वो आपकी करती है कार्यपालिका। विभिन्न संसदीय समितियों से परामर्श करती है भी। तो ये जो आपकी विधायिका है, अलग अलग जो संसदीय समितियां हैं, जो आपको स्थायी समितियां थी, उनसे परामर्श करती है और क्या दैनिक मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर समितियों से परामर्श कर सकती है। वैसे कोई बाध्यकारी नहीं कि समितियों से परामर्श करे, ये अपने निर्णय स्वयं स्वतंत्र रूप से ले सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि निर्णय तो ले सकती है लेकिन उसका जवाब इनको विधायिका को देना पड़ेगा। तो इतने अंतर आप एक दो बार थोड़ा सा 5-10 सेकंड वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको सारे अंतर ये क्लियर हो जाएंगे। बार बार हमने ये अंतर ही इन्हीं बातों पर इस अध्याय में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे अंक की। सरकार के 3 अंग होते हैं आपके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब तीसरे अंक की बात हो चुकी है न्यायपालिका, तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं कि आपका जो राज्यसभा है, लोकसभा है और विधायक आपका राष्ट्रपति है, ये मिलके क्या बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये सब बनके क्या बनाते हैं, विधायिका। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति,
ये सब है भी, ठीक है। राज्यसभा में जो भी पार्टी आपका बहुमत साबित करती है वो सीधा कहाँ पहुंच जाती है, उसका जो नेता बनता है वो प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर और साथ में आता है आपका राष्ट्रपति। तो ये मिलके क्या बन गए, कार्यपालिका। इनका काम है क्या है, कानूनों को बनाना और इसको कार्यपालिका को नियंत्रित करना और निर्देशित करना, ठीक है। और कार्यपालिका का मेन काम है, मोटा काम, कि ये जो आपकी संसद जो कानून बनाती है उनको लागू करवाना, और जो काम इनने कहा है निर्देश, संसद के निर्देश के अनुसार काम करना और अपने कामों का जवाब संसद को देना। छोटी सी बात में मैंने आपको सारी चीजें एक बार फिर रिवाइज करवा दी। अब हम बात करते हैं हमारी न्यायपालिका की, जो सरकार के 3 अंग है, हम पिछली कक्षा में पढ़ के आए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्याय के बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में भी। नियंत्रण और संतुलन की भूमिका। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो देश के कानूनों की व्याख्या या क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो आपको मेन काम न्यायपालिका में बताता हूं कि वो जो है आपका, कि विधायिका ने एक कानून बना दिया। क्या बना दिया, एक कानून बना दिया, तो उस कानून को बताएगा कौन कि ये कानून किस प्रकार लागू होगा, उसकी व्याख्या करना भी, ठीक है। तो उस कानून की जो व्याख्या होगी वो कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। मतलब जो न्यायपालिका है वो उस कानून की व्याख्या करेगा, उस कानून को समझाएगा कि यह कानून आखिर है क्या, ठीक है, किस प्रकार से ये लागू होगा। कानूनों की व्याख्या और क्रियान्वयन का के लिए उत्तरदायी, जिसमें विवादों का निपटारा भी सम्मिलित है, कि विवादों का अगर कोई विवाद हो गया ना, उसका निपटारा भी कौन करेगा, न्यायपालिका ही करेगा। तो काम बता दिया आपको न्यायपालिका के, दोनों आप काम लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। पहला काम क्या है कि न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो देश के कानूनों की व्याख्या और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, कि उन कानूनों को समझाएगा कि कानून है क्या, किस प्रकार से काम करेंगे। और दूसरा, विवादों का निपटारा करना क्या है, आपका न्यायालय का काम है, न्यायपालिका का। न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली के माध्यम से कार्य करती है भी, ठीक है। और समाज एवं शासन की लोकतांत्रिक प्रकृति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भी। ये किसके माध्यम से काम करती है, न्यायालयों के माध्यम से काम करती है। मतलब कि आपके कोर्ट बना रखे हैं, न्याय, ये आपके न्यायालय बना रखे, आपने देखा होगा आपके जिले के स्तर पे भी न्यायालय होगा, आपका जो राज्य है उसका भी कुछ न्यायालय होगा, पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट भी न्यायालय होगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यायालयों के तौर पर एक काम करती है और समाज में शासन और लोकतांत्रिक प्रकृति को बनाए रखती है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की सभी शाखाएं संविधान में निहित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार कार्य करेगी। तो मतलब संविधान का संरक्षण कौन है भी, संविधान का संरक्षण, संविधान को बचाए रखने वाला है आपका न्यायपालिका। कौन है, न्यायपालिका। वो ये देखती है कि सरकार की जितनी भी संस्था है, ठीक है, जितनी भी संस्था वो संविधान के अनुसार काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। यदि कोई भी संस्था अगर संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, तो वो आपका जो न्यायपालिका है वो क्या करेगी, उसको चेतावनी दे सकती है, उसको ये कह सकती है कि आप संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे, आप अपने काम करने का तरीका बदलिए, अपने काम को ठीक करिए, ठीक है। मान लेते हैं हम कोई भर्ती कर दी, ठीक है, आपने नहीं देखा कि कई भर्तियां रद्द हो जाती हैं, उसको कोर्ट रद्द कर देता है, क्योंकि जो कोर्ट है वो देखता है कि ये जो नियम है भर्ती के लिए वो सही है या नहीं भी। मैं भर्ती करने वाला हूं, तो मैंने देखा कि कोई टीचर की भर्ती है और मैंने देखा कि मेरा दोस्त है और मैंने उसको क्या कर दिया कि उसकी आपकी जो योग्यता वो नहीं थी और मैंने उसको टीचर के पद पे लगा दिया। किसी ने शिकायत कर दी, मामला कोर्ट के संज्ञान में आ गया, तो कोर्ट देखा इसके तो योग्य नहीं था, आपने कैसे लगा दिया, हम इसकी जो नियुक्ति है वो कैंसिल करते हैं, रद्द, क्योंकि आपने संविधान के तौर पर काम नहीं किया। वो कोई भी काम हो गई। आपको आगे बात समझ में कि संविधान का संरक्षण के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की सभी शाखाएं मतलब विधायिका भी, कार्यपालिका भी, कोई भी हो भी, संविधान में निहित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार, मतलब संविधान में जो नियम बनाए हैं मेनली की संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही। यह कानूनों की व्याख्या, विवादों का समाधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी,
मौलिक अधिकारों की रक्षा, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं कि स्वतंत्रता का, समानता का, ठीक है, बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। आपके 3 में संविधान का भाग 3 है, वो आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक उसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं कि आपको कौन-कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। वो स्पेशल आपका एक अलग से अध्याय है, उसमें हम बात करेंगे। अब ये देख लीजिए आप यहाँ पे कि जो उसके आपके न्यायपालिका के क्या काम है, वो है आपके कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का समाधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर समाज और सरकारी संस्थाओं के कार्यकलापों पर दृष्टि रखती है कि वे आपके सभी कार्य संविधान के अनुसार हो रहे या नहीं हो रहे। न्यायपालिका का सिर्फ एक ही मतलब है, एक तो कानूनों की व्याख्या और दूसरा जो आपकी बाकी संस्थाएं हैं वो संविधान के अनुसार काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। संविधान ने न केवल यह बताता कि विधायिका और कार्यपालिका को देश पर शासन करने की शक्ति कैसे मिली है, अपितु यह इन अंगों के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को भी सूचीबद्ध करता है भी। तो ये संविधान में ना सिर्फ ये बात नहीं लिखी हुई कि संविधान केवल यह नहीं बताता कि ये विधायिका और कार्यपालिका को देश पर शासन करने की शक्ति कैसे मिली है, कि किस प्रकार उन्हें शक्ति मिलती है कि इस प्रकार से देश का शासन चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। आपको आ रही बात समझ में? उसमें ये भी बताया गया है कि इन अंगों के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को सूचीबद्ध करता है। मतलब उसके जो विशिष्ट दायित्व है ना, मूल कर्तव्य है उनके बारे में बताता है कि उनको इस प्रकार से काम करता है। उनको शक्ति दे दी गई है, प्रधानमंत्री को शक्ति मिल गई संविधान के द्वारा कि प्रधानमंत्री ये निर्णय ले सकता है, मंत्रियों को दे दिए कि ये कार्य कर सकता है, लेकिन उनके जो विशिष्ट उत्तरदायित्व को सूचीबद्ध करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए विधायिका की शक्तियों का उचित उपयोग हो और उत्तरदायित्व का पालन हो। न्यायपालिका को यह जांचने का अनूठा और महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है कि संसद द्वारा पारित कानूनों ने संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन तो नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे बात आती है संवैधानिक ढांचे की, और ये बात आपने कर दी सिविल लेवल की, बिल्कुल हाई लेवल की बात यहाँ पे 8th क्लास में दे दी बच्चों को समझाने के लिए। संविधान का जो मूल ढांचा है ना, वो हमें पता चलता है संविधान की प्रस्तावना से कि संविधान जैसे आपके बुक के स्टार्टिंग में लिखा होता है किसी बुक में क्या क्या चीज दी हुई, वैसे ही आपके संविधान में लिखी हुई है चीजें प्रस्तावना में। वो लिखा है कि भारत आपका धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, भारत आपका क्या है, ये संप्रभु देश है, ठीक है, समाजवादी है। तो इस प्रकार से कुछ बताया कि भारत में इस प्रकार का शासन रहेगा। तो आपको क्या दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जो विधायिका की शक्तियों का उचित उपयोग हो, कि विधायिका को जो शक्तियां दी है ना कानून बनाने की या सरकार को नियंत्रित करने की, वो ठीक तरीके से हो। ऐसा कानून न बनाए जिससे क्या हो, संविधान की जो मूल भावना है ना, संविधान का जो वास्तविक ढांचा है वो आपका विखंडित न हो, टूट न जाए, वो वही सेम रहना चाहिए। जैसे आपको ये बोल दे कि आपका संविधान में है कि धर्मनिरपेक्षता है और भारत में ये कह दे कि जो हिंदू धर्म है वो हमारा राष्ट्रीय धर्म होगा, तो संविधान ने क्या कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सरकार ने, विधायिका ने कानून बना दिया कि क्या है कि भारत का राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय कहेगा कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ऐसा कानून कोई नहीं बन सकता। आपको आ रही बात समझ में कि ये उसका उचित उपयोग हो, उत्तरदायित्व का पालन हो, कि सरकार की जो शक्तियां मिली वो किस लिए मिली हैं वो आपकी ये पालन करे। न्यायपालिका को यह जांचने का अनूठा और महत्वपूर्ण अधिकार दिया है कि संसद द्वारा पारित कानूनों ने, जो संसद में कानून पारित किए गए हैं ना, जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, उनका संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन तो नहीं किया। मतलब जो संविधान ने हमारा देश का मूल ढांचा है वो उसका परिवर्तित न हो संविधान का। इसी प्रकार यदि कार्यपालिका द्वारा कानूनों के कार्यान्वयन के दौरान संविधान का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका के पास पुनः हस्तक्षेप करने की शक्ति है। और उसी प्रकार अगर कोई कानून बना दिया सरकार ने, ठीक है, विधायिका ने कोई कानून बना दिया और कार्यपालिका उसको लागू करने में आपका क्या कर रही है कि संवैधानिक, संविधान के जो नियम है संविधान का उनमें पालन नहीं हो रहा कानूनों को लागू करवाने में, फिर भी क्या है न्यायपालिका उनको टोक सकती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप संविधान के अनुसार करिए भी। जिस प्रकार संसद विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से कार्य करती है, उसी प्रकार न्यायपालिका भी अपने न्यायालयों के माध्यम से कार्य करती है। इसी प्रकार से कहा कि संसद है ना, किसके माध्यम से, विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से कार्य करती है। तो हमारी न्यायपालिका न्यायालयों के
न्यायालयों के माध्यम से कार्य करती है। अलग अलग आपके जज बैठे हैं, अलग अलग आपके न्यायालय हैं। और मेरी एक बात अब ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? उन कानूनों को लागू करना। मेनली काम यही है भी, ठीक है। अब अगर कोई कानून, उन कानूनों की जांच कौन करेगा? जांच करेगा आपका न्यायपालिका, कि आपके विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना, और दूसरा कि ये देखना कि कार्यपालिका उन कानूनों को लागू कैसे करवा रही है, संवैधानिक तरीके से, मतलब संविधान के तरीके, संविधान में जो लिखा हुआ ना, संविधान के अनुसार आप लागू करवा सकते हैं। आपको आगे बात समझ में, यहाँ से न्यायालय की। इस अध्याय में हमने यह जाना कि संसद के अंतर्गत सरकार के अंग किस प्रकार से कानून बनाने, उसे लागू करने के मध्य संतुलित स्थापित करते हैं, और न्यायपालिका उनके कार्यों की जांच कैसे करती है। ठीक है, अधिकार किसको ये नहीं दे दिया कि कोई भी असंतुलित नहीं है, कोई भी आपका निरंकुश नहीं। निरंकुश मतलब कि उस पे अपार शक्तियां नहीं है, नहीं विधायिका ने कोई भी कानून बना दिया और उसको लागू करा दिया और उसको कोई देखने वाला नहीं। उनकी शक्ति को कौन करता है नियमित? वो आपका न्यायपालिका करता है। इस अध्याय में जाना कि संसद के अंतर्गत सरकार के अंग किस प्रकार कानून बनाने, उसे लागू करने के मध्य संतुलित स्थापित करते हैं। न्यायपालिका उनके कार्यों की जांच कैसे करती है। बस न्यायपालिका को और मतलब नहीं, न्यायपालिका सिर्फ एक ही चीज देखती है, क्या संविधान के अनुसार काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मतलब मेन मतलब जो आपका कार्यपालिका और ये जो आपकी विधायिका है, तो इनका भी ये कर्तव्य है कि ये संविधान के अनुसार ही कार्य करें। यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? न्यायपालिका उनके कार्यों को क्या कर सकती है? रोक सकती है। संविधान ने उनको शक्ति दी है कि अगर कोई एक अनुच्छेद आपका 13 है, क्या है? एक अनुच्छेद 13 है संविधान में, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यदि आपकी विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उस अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो उस कानून को निरस्त कर सकते हैं कि ये कानून इसमें लागू नहीं होगा। आपको आगे बात समझ में क्लियर है बात? मध्य संतुलन स्थापित करते, न्यायपालिका उनके कार्यों की जांच करती है। ये सभी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली के उदाहरण है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। अब देखिए, कोई भी शक्तिशाली नहीं है, न्यायपालिका का तो काम ही अलग है। ठीक है, अब देखिए विधायिका कहाँ क्या आपका शक्तिशाली है? निरंकुश है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आपका न्यायपालिका है। न्यायपालिका उसके कामों की क्या कर रही है? आपकी जांच कर रही है, और उसके साथ साथ वो उत्तरदायित्व है उसका। वो किसके प्रति उत्तरदायी है? जो आपकी कार्यपालिका हो गई। फिर कार्यपालिका क्या निरंकुश है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो उसको संविधान के अनुसार काम करने होंगे, दूसरा वो संसद के प्रति जवाबदेह है। अपने कामों का उसे जवाब कहाँ देना पड़ेगा? संसद में देना पड़ेगा। और वो जनता के प्रति भी उत्तरदायी है जो आपकी कार्यपालिका है। और आपकी दोनों जनता के प्रति, तो आपके दोनों ही, आपकी विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही जनता के प्रति उत्तरदायी। तो इस प्रकार देखिए कि सरकार का कोई भी अंग आपका निरंकुश नहीं है, सभी के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, और वो क्या है? सभी अपने आपसी सहयोग भी है। आपको आ रही बात समझ में? कि यही देखिए कि ये सभी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली के उदाहरण है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। हम अगले अध्याय में न्यायपालिका के बारे में और अधिक जाने, डिटेल से थोड़ा सा आपको न्यायपालिका के बारे में बताया। तो जो अगला अध्याय हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल का, तो उसमें हम न्यायपालिका के बारे में और थोड़ा सा गहनता से जानेंगे। यदि तीनों अंगों में से किसी एक विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के पास समस्त शक्ति आ जाएगी, सारी शक्ति एक के ही पास आ जाए, तब क्या हो सकता है? यह लोगों के अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? इस विषय पर अपने सहपाठियों से विचार विमर्श कीजिए। प्रत्येक अंग किस प्रकार एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है? उदाहरण के लिए विधायिका किस प्रकार न्यायपालिका की कार्रवाई पर प्रश्न उठाती है? ठीक है, तो विधायिका है ना, वह न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है अभी? ठीक है, तो उसी प्रकार जब अगर न्यायपालिका कोई कार्य गलत कर रही है, तो ये जो विधायिका है ना, तो ये क्या है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने का इनके ऊपर भी अधिकार होता है कि इस प्रकार से कोई आपका विधेयक लेके आएंगे, विधेयक में बताएंगे कि हमारी न्यायपालिका ठीक से कार्य नहीं कर रही है, जज आपका सही से निर्णय नहीं दिया।
ठीक है, तो वो उसका अलग से प्रोसेस है, वो हम अगले जब न्यायपालिका आएगी डिटेल से वो हम उसमें पढ़ेंगे। यदि एक के पास सारे अधिकार आ गए ना तो वो निरंकुश हो जाएगा, अपनी शक्तियों का वो गलत उपयोग करेगा, ठीक है, उसको देखने वाला रोकने वाला कोई नहीं होगा जब एक व्यक्ति के पास ही आ जाएगी भी। फिर यही पूछ लिया आपको कि क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका की कार्यवाही कोई भी किसी प्रकार की समीक्षा की जाती है, कि न्यायपालिका ने जो कार्यवाही की है उसकी समीक्षा की जा सकती है नहीं की जा सकती, वो हम न्यायपालिका बारे में देखेंगे भी, ठीक है। तो एक बार ये रहा, हम अगले अध्याय में न्यायपालिका के विषय में और जानेंगे। अब आ गया राज्य स्तर पर विधायी और कार्यपालिका के संबंधित कार्य। जैसे आपका राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ये विधायिका और कार्यपालिका है, वैसे ही राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर पर क्या होती है आपकी, वहां पे संसद थी, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, यहाँ पे विधानसभा। क्या होगी, विधानसभा, ठीक है। विधानसभा को क्या बोलेंगे, विधायिका बोलेंगे। कुछ एक राज्य है जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है भी, क्या है आपकी, विधान परिषद भी है। लेकिन मैक्सिमम जो आपके राज्य हैं उनमें क्या विधानसभा है, ये आपकी विधायिका का काम करते हैं। और इनमें से जो आपका विधानसभा चुनाव में बहुमत लेके आएगा वो पार्टी सरकार बनाएगी, उसका नेता क्या बनेगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हो जाएगा आपका, प्लस में मंत्री, और प्लस में कौन, राज्यपाल। कौन है, राज्यपाल। और ध्यान रखना कि राज्यपाल आपको कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता। दोनों चीज विधायिका कार्यपालिका सेम काम है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्या आपको इसमें बता रखा है। जैसे चर्चा की गई, केंद्र सरकार में एक संसद है जिसके विधायी और कार्यपालिका संबंधी कार्य है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा और कार्यपालिका होती है। राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। राज्य की विधायिका को कहा जाता है, राज्य विधान मंडल कहा जाता है। जिस प्रकार संसद के सदस्य होते हैं जो कानून बनाते हैं, उसी प्रकार विधानसभा के सदस्य विधायक होते हैं जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर कानून तो उनको ही बनाना था, लोकसभा वालों को, कानून ये विधानसभा वाले बना रहे हैं, तो कानून हम किसका मानेंगे। आपके बीच में कंफ्यूजन यही है कि आखिर कानून किसका मानेंगे। अब देखिए, तो इसमें भी संविधान में बंटवारा है भी, क्या है, संविधान में बंटवारा है भी, ठीक है। तो उनको कुछ जो नियम है ना, कुछ चीजों की सूची बनाती हुई, जिसको एक सूची को हम बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, और एक को बोलते हैं समवर्ती सूची भी। तो संघ सूची में जो चीजें शामिल है उस पे जो कानून बनाएगी वो बनाएगी आपकी राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका, मतलब संसद। जो आपके राज्य सूची में शामिल है उस पे कानून बनाएगी आपकी राज्य विधानमंडल। आपको आगे बात समझे। और जो समवर्ती सूची है इसमें आपके दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो केंद्र सरकार वाला ज्यादा मान्य होगा। तो चलिए एक बार इनको देख सकते हैं। संविधान में ऐसी सूचियां दी गई जो यह स्पष्ट करती हैं कि किन विषयों पर संघ और राज्य सरकारें प्रत्यक्ष रूप से कानून बना सकती हैं। इन्हें क्रम से संघ सूची, राज्य सूची कहा जाता है, ठीक है। आपको आ रही बात समझ में। इसके अतिरिक्त एक समवर्ती सूची भी है जिसमें के विषय में सम्मिलित है जिन पर संघ और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के विषय में संघ सरकार कानून बना देती है तो राज्य सरकार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में होने के बावजूद शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में है, ठीक है। तो इसने कहा कि जो आपका शिक्षा का ना, शिक्षा कौन सी में आती है आपकी, जो शिक्षा का विषय है वो आता है आपका किसमें, समवर्ती सूची में। किसमें, समवर्ती सूची में। लेकिन उस पर कानून बना रखा आपका केंद्र सरकार ने, ठीक है। राज्य सरकार भी कानून बना सकती थी, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया शिक्षा का अधिकार, आपने अभी पढ़ा था ना कि 6 से 14 साल के वर्षों को शिक्षा का अधिकार, वो आपका केंद्र सरकार ने बनाया था। ऊपर हमने पढ़ा था किस प्रकार से वो पास हुआ था। तो फिर भी ये पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि आपको बता दिया कि जो समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उन पे कानून आपका केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन उसमें क्या, यदि उसमें केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो पूरे राज्यों को मानना होगा। ये नहीं कि समवर्ती में राज्य ज्यादा वैल्यू किसकी है आपकी,
केंद्र सरकार की। यदि केंद्र सरकार उस पे विषय पे कानून नहीं बना रही तो राज्य सरकार उसमें कानून बना सकती है। क्या आपको चीजें समझ में आई? संघ विषय में जो सूची है, संघ सूची में उस पे सिर्फ केंद्र सरकार, जैसे रक्षा का विषय है आपका, बाहरी देशों के साथ कुछ आपका संबंध है, उस विषय पे कौन है? केंद्र सरकार, सिर्फ राज्य सरकार सूची नहीं बना सकती है। अब देखिए शिक्षा, और ये आपकी संघ सूची, इसमें कानून कौन बना सकता है? सिर्फ इसमें कानून बना सकता है आपकी राष्ट्र स्तर पर विधायिका संसद बना सकती है। इस पे राज्य का विधानमंडल, ये बीच में दोनों कॉमन आ गए, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने बना दिया तो राज्य सरकार को उस कानून को मानना होगा। शिक्षा और पर्यावरण की जैसे विशिष्ट विषय केंद्र राज्यों के बीच आपसी सहयोग की अपेक्षा करता है। यह व्यवस्था संघवाद की परस्पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। ये जो नियम है ना, आपकी शिक्षा का विषय है, आपका पर्यावरण का विषय है, ये आपका क्या आता है? इसमें समवर्ती सूची में आता है। भारत में संघ और राज्य सरकारों की समांतर संरचना, राज्य स्तर पर संरचना संघ स्तर की संरचना के समान है। आइए दोनों की स्तरों की संरचना को तालिका में देखें भी। अब देखिए भारत में दो स्तरों पर सरकार है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। दोनों की जो संरचना है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, वही अधिकारी आपको वही मिलेंगे। ठीक है, तो इसी को तो हम बोलते हैं कि भारत में क्या है कि जो आपका बंटवारा शक्तियों का क्या है? बंटवारा है, एक जगह शक्ति आपकी नहीं है। ठीक है, शक्तियों का क्या है? बंटवारा है, अलग अलग लेवल पे सरकार बना दी गई है। एक आपकी राष्ट्रीय स्तर पर है, एक आपकी राज्य स्तर पर भी, उसको राज्य सरकार बोलते हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे कि सरकार किस प्रकार से बनाई गई, तो आपको होगा कि दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से उसको बता देंगे। तो आज के हमारे 30 मिनट कंप्लीट होते हैं। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। काफी कुछ आज हमने डिस्कस किया है, पार्ट टू पार्ट देखते चलिए। और अगर आपका होता है कि आप मुझे इतना ही पढ़ा तो एक पार्ट देखिए, आपको लगता है कि मुझे कुछ और ज्यादा सीखना तो आप 2 पार्ट देखिए, लेकिन आपको देखिए पार्ट टू पार्ट प्ले लिस्ट में से। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।